हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस ट्रांसमिशन का, जैसा कि आप जानते हैं और हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं, इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार आप लोग हैं। आपसे राब्ता रहना और आपका फीडबैक हमें मिलना इंतहाई ज़रूरी है। उसके चंद तरीके हैं। अगर आप फेसबुक पे जाएं तो हमारा पेज है रात गए के नाम से, ट्विटर पे जाएं तो हमारा ट्विटर हैंडल है रात गए, और अगर ईमेल पे राब्ता कायम करना चाहें तो ratgaye.com.pk पे राब्ता हो सकता है। अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वो डायल करें और इस शो में अपना फीडबैक दें, अपनी बात करें हमारे मेहमानों के हवाले से। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। इस ट्रांसमिशन में हम कोशिश करते हैं कि इल्मी अदबी चीज़ों पर बात की जाए। बहुत सारे फ़नकारों को हम मदऊ करते हैं। एक बहस जो इस ट्रांसमिशन में रही गुज़िश्ता चंद हफ्तों, वो ये थी कि क्या आर्टिस्ट इनबॉर्न होता है, बचपन से वो एक तख्लीक़कार होता है, उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती। या जैसे अगर मिसाल लें कि कोई शायर है तो क्या उसके लिए ग्रामर सीखना, उरूज सीखना, रदीफ काफ़िए को जानना और वो सारी ट्रेनिंग किसी उस्ताद से लेना ज़रूरी है, या वो फितरतन एक शायर होता है और शेर खुद उस पर उतरता है। इसी तरह पेंटर्स की बात कर ली जाए, वो लोग जो नक्श बनाते हैं, क्या उन्हें लकीरों से, रंगों से, शबीहों से, तस्वीरों से बचपन से मोहब्बत होती है? कुदरत ने ये सलाहियत उन्हें वदीयत की होती है कि किसी पत्थर में से मुजस्मा कैसे तलाशना है, किसी कोरे कागज पर तस्वीर का नक्श कैसे जमाना है। इस पर आज की ट्रांसमिशन में बात होगी। आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही काबिल कदर लोग हैं। उनसे बात करेंगे कि फाइन आर्ट्स क्या तालीम के ज़रिए आप तक पहुंच सकता है, क्या किसी क्लास में बैठना ज़रूरी है, या आर्टिस्ट सेल्फ टॉट भी हो सकता है। कुछ देर के बाद आप मिलेंगे उन काबिल कदर मेहमानों से और उनसे बात होगी। मौसीकी का सिलसिला रात गए की ट्रांसमिशन का हिस्सा है ही। आज जो मौसीकी का सिलसिला है बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अभी हमने दो काम करने हैं। एक तो ये है कि अपने मेहमानों को इधर स्टेज पे दावत देनी है, दूसरा एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो मेहमान बड़े काबिल कदर मेहमान हैं वो अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखते हैं। मौसीकी का भी इंतज़ाम इंसराम पूरे अरूज पे है। अब मेहमानों के तारुफ का मरहला है। हमारे जो पहले दोस्त हैं, आज के मेहमान शायर हैं। उनकी किताब मेरे हाथ में है और उसका जो फ्लैप है उसको लिखा है अताउल हक कासमी साहब ने। तो इस बजाय कि मैं तारुफ कराऊं, कासमी साहब के अल्फाज आपको सुनवाते हैं। कैप्टन अता एक अच्छा दोस्त, आला इंसान और उम्दा शायर है। मैं उसके जुमला और साफ का मोतरिफ हूं। दुनिया हो या अदबी दुनिया, नाम के दरवेश तो बहुत मिलते हैं, हकीकी दरवेश खाल खाल नजर आते हैं। कैप्टन अता को आला ओहदों पर फायज होने के बावजूद मैंने हमेशा आजिज़ी और इनकसारी का मुरक्का पाया। जिंदगी के मामूलात हों या शायरी के मामलात, वो शगुफ्तगी और सलीकगी का दामन थाम के आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने बनाए हुए रास्ते पर गामजन हो जाते हैं। वो तेज रफ्तार जिंदगी और अदब में सस्ती शोहरत के हसूल की दौड़ में शामिल नहीं। ये दो कबाहतें फितरी तौर पर उनके मिजाज का हिस्सा नहीं है। इसने कम लिखा, अच्छा लिखा और अपना लिखा, यही इनकी शायरी की वजाहत है। इस तारुफ से आप समझ गए होंगे हमारे पहले जो मेहमान हैं बहुत अच्छे शायर हैं। नाम कैप्टन अता है। शायरी की 3 किताबें आ चुकी हैं। बुनियादी तौर पर एक सिविल सर्वेंट है। बहुत बड़े बड़े इंतज़ामी ओहदों पर रह चुके हैं। तकरीबन हर सूबे में किसी न किसी अहम पोस्ट पर इन्होंने सर्व किया है। अहम बात
ये है कि जब कोई इंसान फितरतन शायर होता है तो ये इंतज़ामी मसरूफियात उसके रास्ते में हाइल नहीं होती, तख्लीक का, शेर का वक्त फिर भी निकल आता है। मैं बड़े एहतराम से और खुलूस से इस्तकबाल करता हूँ कैप्टन अता का। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारी जो दूसरी मेहमान है बुनियादी तौर पर मुसव्विरा हैं, बहुत ज्यादा एग्जीबिशन की पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सोलो एग्जीबिशन में भी की, ग्रुप में भी की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने आर्ट को किसी क्लास में नहीं पढ़ा, मुसव्विरी की तालीम नहीं हासिल की। एक सरकारी ओहदे पर हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं। इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पर इनका शोबा है और आजकल मैनेजर अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 13 साल से पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कमेटी में काम कर रही हैं। मैं बड़े एहतराम से इस्तकबाल करता हूं इरम अशफाक का। आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाएं, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। थैंक यू। और जो हमारे तीसरे दोस्त हैं जिनके जिम्मे गुलूकारी का फरीजा है, इनको हम पहले भी सुन चुके हैं। बहुत ही अच्छा गाते हैं और मौसीकी की तालीम भी देते हैं। इनके बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स भी आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल रऊफ साहब आपका कि आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। कैप्टन अता साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये आजकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल के। सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन और शायरी ये कैसे चलती है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीटीवी का, कासफी साहब का, मोहसिन भाई का, हमारा आपका तो है ही। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ याद किया। रहा आपके सवाल का ताल्लुक, तो सर बैलेंस रखना पड़ता है लाइफ में। एक तवाज़ुन है जो बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, वो जैसे इकबाल ने कहा था ना, कहारी हो, गफारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। सही। तो यू हैव टू कैरी अलोंग विद ऑल दीज 4 एलिमेंट्स। ठीक, आपने इन्हीं में तवाज़ुन रखते हुए, अगर आप में जरासीम है, शायरी के हैं, गायकी के हैं, मौसीकी के हैं, मुसव्वरी के हैं, सही, तो उनको भी साथ साथ लेके चलना है। सही। लेकिन किसी एक, जो मेरा ख्याल है, किसी एक चीज को दूसरे पे हावी नहीं होने देना। ठीक। तो इस सिलसिले में मेरी काविश है कि मैं तकरीबन सारी चीजें लेके चलूं साथ। ठीक है, लेकिन देखिए जो पोस्ट आपके पास रही है वो इंतजामी नौयत की थी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, इस तरह की। हमने मीडिया में हमेशा शायर का एक और इमेज पोर्ट्रे किया है कि वो बदहाल शख्स है, गरीब है, उसके पास ना खाने को है, ना वो बात समझा सकता है। कि ऐसा इमेज क्यों हमने पोर्ट्रे किया है? ये तो पोर्ट्रे करने वालों का कसूर है या समझने वालों का? सही। वरना शायर की समझ कहाँ है? वो तो बहुत कुछ कह बैठता है एक मिसरे में, एक शेर में, 2 मिसरों के कोई वजन वाला शेर हो या बेशक आज़ाद शायरी हो। सही। वो जो तख़य्युल पेश कर देता है वो तो समझने वाले पे है मुनसर कि उसको कैसे लेता है। लेकिन बात आपकी सही है कि अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ ऐसा उनको ज़बू हाली उनकी दिखाई हमेशा, जो कि शायद मुनासिब नहीं है। अब वो असल में ना मुझे यूं लगता है कि बाज सर्कल्स की तरफ से ये इंटेंशनल भी रहा है, क्योंकि शायर जो है ना माशरे का सबसे ज़हीन और फ़हीम शख्स होता है। तो उसको अगर हम इस तरह दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में हम अपनी और अपने समाज की और अपने अदब की तौहीन करें। सर, इकबाल ने तो शायर को मुआशरे की आंख करार दिया है। सही। यानी किसी भी बाकी जिस्म के किसी हिस्से में मुआशरा अगर एक जिस्म है तो कोई भी फर्द हो, उसके कहीं भी तकलीफ हो तो आंख रोती है सबसे पहले। दुरुस्त। तो शायर जब रोता है या कुछ अपना वो करता है, बात कोई अपने ख्यालात, अपने उसका इजहार करता है अपने महसूसात का, तो फिर तो जाहिर हमें समझने वाली कोई आंख चाहिए। सही सही सही। आपसे हमने कलाम भी सुनना है, लेकिन हमारी दूसरी मेहमान है इरम। मुझे ये बताइए, जो सवाल इनसे किया, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, इंजीनियरिंग बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का मैथमेटिकल किस्म का सब्जेक्ट है,
उससे पेंटिंग में कहाँ चली गई आप मुसव्वरी में? पहले तो जी वाकई मेरे लिए जो इस वक्त बड़ा अजीब मौका है कि मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी और मैं टेलीविजन पे सबसे पहले एज ए आर्टिस्ट आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ने वाली बच्ची थी। बहुत ही सही पढ़ा। आपका अपना ख्याल है या दूसरे लोग भी? नहीं, मैं टॉपर थी क्लास की और बहुत मैं टॉप पोजीशंस पे मैं रही हूँ। तो आपको पता है पाकिस्तान में जब आप बहुत फर्स्ट 5 पोजीशंस में होते हैं तो साइंस पढ़ना आपकी गैरत का मसला होता है। हाँ। ये नेचुरल है यहाँ। सही। तो मेरा भी यही था और पेंटिंग का मुझे शौक था, मैं बस करती थी। लेकिन कुदरत मुझे जिस तरह से खींच कर इस तरफ लेकर आई है, वो एक बिल्कुल एक स्पिरिचुअल साइड है जो मेरे अंदर थी और उसने बहुत देर में मेरे ऊपर उसका असर आया। लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। बाद पता चला कि आप मुझे बहुत ही सालों बाद पता चला कि मैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हम जब भी अच्छे होते हैं ना तो वो कोई और शख्स आके हमारी उस खूबी को निखारता है, हम किसी और की वजह से हमारी खूबियां निखरती हैं। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी कि कुदरत ने चूंकि मुझे इस तरफ लाना था और मेरी कोई इंटेंशंस नहीं थी, तो वो लोग मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं और मैं निखार सकती हूँ। हाँ, मेरे क्रेडिट पे ये है कि मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी चलाई और मैंने अपना आर्ट कैरियर भी परसू किया। सही। आपसे सर देखिए, एक दोनों मेहमान जो है ना, कुछ एक तरह से कैफियत मिलती है, दोनों के शोबा जात मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों बुनियादी तौर पे बहुत अच्छे फनकार हैं। इन्होंने रंगों के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से बात की, और शायर से अगर गजल की फरमाइश ना की जाए तो बड़ी बुरी बात है। तो अगर मैं इल्तमास करूं आपसे कि कुछ सुनाएं। जरूर। सर, उसमें मैं एक इब्तिदा तो ऐसे करूंगा क्योंकि प्रोग्राम आपका माशाल्लाह चलेगा। तो एक नज्म है मेरी जिसमें हम्द भी है और नात भी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसका अनवान है मेरे कूज़ागर। मेरे कूज़ागर। मेरे नक्शगर मेरे कूज़ागर, आहा मुझे तोड़ दे मुझे तोड़ दे। आहा मेरे नक्शगर मेरे कूज़ागर, मुझे तोड़ दे मुझे तोड़ दे, मेरे नक्श फिर से बना नए। आहा मेरे लब हिरा पे हूँ बोसाजन। आहा मेरे लब हिरा पे हो बोसाजन, मेरी आंखें ताके हरम बना। आहा मेरा बख्त बख्त रसा बना। वाह। मेरे खालो खत को संवार दे। आहा कि मेरी जबीन न्याज पर ये शबी है नाले रसूल हो। आहा सुभान। मेरा घर मदीने में हो कहीं। आहा मेरे दिल में गुंबद सब्ज हो। वाह। मेरे सर में तैबा की धूल हो। आहा मेरे नक्शगर मेरे कूज़ागर। वाह। मैं खिज़ां रसीदा शजर हूँ एक, मुझे फिर से इज़्ने बहार दे। आहा मेरी जिंदगी को निखार दे। मेरा दस्ते अता बना। आहा जो हो बेनवाओं की ताक में, मुझे बख्श फिर से हयात नो। आहा मुझे गूंद तैबा की खाक में। वाह। मेरे नक्शगर मेरे कूज़ागर, मुझे तोड़ दे मुझे तोड़ दे, मेरे नक्श फिर से बना नए, मेरे खालो खत को संवार दे, जो नसीब में मेरे ये नहीं, मुझे चाक पर से उतार दे। वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत। वाह वाह। बहुत खूबसूरत। मुझे चाक पर से उतार दे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, पेंटिंग के हवाले से थोड़ी सी और बात। जब आप कोई चीज पेंट करती हैं, आपके सामने खाली कैनवस होता होगा, तस्वीर आपके जहन में होती है या लकीरें खुद बताती हैं कि तस्वीर किस तरफ जाएगी? हम हमेशा एक, जैसे मैं ज्यादातर हेरिटेज बिल्डिंग्स को मैं पेंट करती थी और ज्यादातर हेरिटेज बिल्डिंग, वजह बताती हूँ कि वो मेरी दिल और मेरी रूह के बहुत करीब है। कि वो जो बचपन से ना मुझे वो टूटी फूटी पुरानी दीवारें, जिन पे खास तौर पे पिछले पहर की वो जर्द जर्द सी धूप और दरख्तों के साए, वो एक इबरत की फीलिंग भी आती है कि आप कितने भी शानदार हैं, लेकिन आपका एक अंजाम है, एक फीलिंग आती है मेरी। मैं वो चीज पेंट करती हूँ जो देखने वाले को एक फीलिंग में ले जाए। क्योंकि मैं खुद इस फीलिंग में जाती हूँ, जब तक मैं खुद इस फीलिंग में नहीं जाऊंगी मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती। आपसे मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन इस ट्रांसमिशन का एक तीसरा पार्ट भी है जो बड़ा खूबसूरत पार्ट है। अब्दुल रऊफ साहब, क्या हाल चाल है आपका? आपकी दुआएं।
आपने भी कुछ बाकायदा, मतलब आप खुद तो पढ़ाते हैं लेकिन खुद तालीम हासिल की? इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता कि मैंने खुद से बाकायदा ना सीखा हो और आगे सिखाना शुरू कर दूं। मेरे उस्ताद सलीम इकबाल साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, सही, तो उनमें एक भाई थे सलीम हुसैन, वो मेरे उस्ताद थे। तो उन्हीं की बदौलत मैं आज इधर बैठा हूँ। तो उनका ही आगे जो सिलसिला है मैं स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उनकी बताई हुई चीज़ें, उनका मुझ जैसे नालायक को उन्होंने चला दिया, तो आगे बस मैं जो भी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ उन्हीं की चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हो सकती हैं। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिस एहतराम से, खुलूस से और वफूर से अपने असातिज़ा का जिक्र करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। किस चीज़ से आगाज करेंगे? मैं मेहदी साहब की गज़ल उन जैसा गा तो नहीं सकता, लेकिन बरकत के लिए उनसे हम सीखते हैं, उनके गाने से। तो बहुत बड़े लेजेंड, कोशिश करूंगा परवीन शाकिर की गज़ल कुबकू फैल गई बात से। लौटा तो मेरे पास आया।
यही बात है अच्छी मेरे हर जाय की, उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तू बतूं फैल गई। कैसे कह दूं कि कह दूं कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, मबदानी बमबगा मारे। कैसे कह दूं कह दूं कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तू बकू तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, पहलू पहलू तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत, तुझ पे गुजरे ना कयामत, शबे तन्हाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तू फैल गई बात शनासाई की। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा आपने इस महफिल का आगाज किया है
और जब आप गा रहे थे तो आपके अंदाज में, लहजे में, लहन में, असलूब में आपके असातिज़ा की तरबियत नजर आ रही है। बहुत अच्छा आगाज किया। और अब वो जो जिस तरह की महफिल हम चाहते हैं ना कि रात गए कि बने, वैसा आगाज हो चुका है। सर मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ मतलब फ़नून की खुशबू की तरह पजीराई नहीं होती, मुशायरे अब नहीं होते, पेंटिंग की एग्जीबिशन नहीं होती, मौसीकी की महफिलें नहीं होती, तो क्या वजह है इसकी? और अगर ये फैक्ट तो है तो फिर इसके लिए अब क्या किया जाए? सर बात यह है, वजूहात तो कई हैं सर। इस इलेक्ट्रॉनिक दौर ने हमें तो स्क्रीन का मोहताज बना दिया। ठीक। घर बैठे हर एंटरटेनमेंट हमें बटन दबाने से मिल रही है। ठीक। वो महफिलें अब उजड़ गई। जब इकट्ठे बैठते थे, आपस में गुफ्तगू होती थी, मुनाजरे होते थे, मुशायरे होते थे, ख्यालात एक दूसरे को सुनने में मिलते थे, लेकिन इसको आखिर किसी तरह तो हमने कायम रखना है। सही। तो उसमें मेरे ख्याल में जो शायर कहता है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। सही। हमें वो रोल अदा करना होगा। सही। अगर मैं सिविल सर्वेंट हूँ और कुछ थोड़ा बहुत ज़ौक़ रखता हूँ तो मेरा काम है इस रिवायत को कायम रखूँ। ठीक। सरकार की सरपरस्ती भी किसी तरह हासिल इंसान कर लेता है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ें आबाद रहें, क्योंकि जो माहौल बन गया था पिछले दिनों हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का, और इसका तो जवाब ही आर्ट एंड कल्चर है। सही। और कोई जवाब है ही नहीं इसका। हम ये साबित करें कि हम जिंदा कौम हैं, अभी भी इकट्ठे हैं, हम आपसे डर के कहीं घरों में नहीं छुप गए। सही। तो मेरे ख्याल अलहमरा में तो हम ये एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक और मैंने मुशायरे की रवायत के हवाले से भी बात करनी है। इस ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है कि लोग टेलीफोन भी करते हैं। जी। किसी की कॉल है, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं सर इरफान हूँ, जफरवाल से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज जरा ऊंचा बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, मैं इरफान बात कर रहा हूँ जफरवाल से। जी इरफान, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बजाते खुद शायर हूँ। अच्छा। 1998 में मेरी एक बुक आई थी और उसके बाद अभी दूसरी की तैयारी कर रहा हूँ। और कैप्टन अतार साहब की नज़म पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत अच्छी नज़म इन्होंने सुनाई। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा पिछले प्रोग्राम में हम शहीद साहब का कलाम बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो और कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपका प्रोग्राम मैं रूटीन से सुनता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको हर सूरत में जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने फोन किया, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात थी। मुशायरे की रवायत, आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे हैं और आपके बारे में शुनीद तो यही है कि आपने हर जगह मुशायरे करवाए हैं। मुशायरा मतलब एफर्ट के साथ करवाना पड़ता है। हाँ। जबकि पहले तो ये रवायत थी। अच्छा, अब थोड़ी सी मुशायरे की रवायत कम से कम मुशायरे के कंडक्ट में चेंज आ गई। सही। पहले मुशायरा फर्शी नशिस्त होती थी, बिल्कुल सही, तकिए लगे हुए हैं, शमादान जल रही है, शमादान में शमा जल रही है जी। अब थोड़ा कुर्सियों पे और सोफों पे आ गया मुशायरा। फिर मुशायरे में क्लैप कभी नहीं होती थी। वाह वाह दाद, अगर कोई समझ रहा है सामने तो वो दाद दिया करता था, वाह करके या समझ के। अब क्लैपिंग हो गई है। ठीक। फिर विस्लिंग तक आ गई। ठीक। यानी अभी मैं जो अलहमरा में मुशायरा करता हूँ तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज क्लैप जरूर कर लीजिए, ठीक है, विस्लिंग ना कीजिए। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमें इस रफ्तार को कैच करना है। अब ऑडियंस जो चाहती है, अब मुशायरे की शायरी और है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही है। यानी आप जितनी भी शकील शायरी कर लें, कितना भी अच्छा मैसेज दे दें, जितनी अच्छी फिलॉसफी दे दें, मुशायरे में वो शायद क्लैप ना ले सके। ठीक। लिहाजा हमारे शायरों ने भी ये रवैया अख्तियार कर लिया कि क्लैप सुनने बस चलो, ठीक, दाद इस सूरत में वसूल कर ली। तो ये सारी चीज़ें हमें जो देखनी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि किताब का शेर, कागज पर शेर और होता है, मुशायरे का शेर और होता है, और मुशायरा लूटने वाला और होता है। अच्छा, साथ रंग की दुनिया में भी चलते हैं। एरम, बड़ी देर आपसे बात नहीं हुई, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, जब तस्वीर बनानी होती है उसके रंग कैसे इंतखाब करते हैं?
उसके रंग वदियत होते हैं, ऊपर से उतरते हैं जी, उतरते हैं। जब मैं खुद बनाने की कोशिश करती हूँ तो बात नहीं बनती और मुझे इंतजार करना पड़ता है कि देखिए ये अल्लाह की एक सिफ्त है अल-मुसव्विर। सही। अल्लाह मियाँ जब अपनी सिफ्त उतारते हैं तो सबसे जो आपकी रूह पे असर होता है, आप बेनियाज हो जाते हैं हर तरह की तकलीफ से, हर तरह की, किसी ने कोई बात बुरी कह दी, कुछ कह दिया, आपका जो दिल है वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, ये पहले मैं इन बातों को किताबी समझा करती थी जब मैं लोगों की बातें सुनती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप पर अल्लाह की सिफ्त उतर रही होती है तो आपकी रूह हल्की होना शुरू हो जाती है। और जब रूह हल्की हो रही है इसका मतलब है कि उससे दिल से नफरतें और कदूरतें जा रही हैं और सिर्फ मोहब्बत रह रही है। और जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप बादलों के ऊपर उड़ते हैं। तो मैं इस फीलिंग में पेंट करती हूँ, मैं इस फीलिंग में पेंट करती हूँ। पेंटर के लिए, नक्काश के लिए, मुसव्विर के लिए मौसीकी कितनी अहम है? 100%। अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैंने रंगों की इंस्पिरेशन किससे ली है तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने आबिदा परवीन की सुर से ली है। मैं एक दिन उनका म्यूजिक सुन रही थी, उनकी कोई बड़ी खूबसूरत गज़ल सुन रही थी जिसमें बड़ा दर्द भरा अलाप वो उन्होंने गाया, तो वो सुर से मैंने सोचा कि मेरे ब्रश का जो स्ट्रोक है वो इतना गहरा होना चाहिए जिस तरह इनका सुर मेरे दिल पे लग रहा है। आप यकीन करें मैंने किसी आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन नहीं ली, मैंने उस सुर से ली जिसने मेरे दिल और मेरी रूह को हिला के रख दी। सही। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब हैं, शायरी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप शायरी लफ्ज़ों में है, ये रंगों में है। आप देखेंगे अक्सर आर्टिस्ट वो शायर भी होते हैं। ठीक ठीक। तो इजहार है, अब इस तरह कर लीजिए। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे पोइट्री किया करती थी और किश्वर नाहिद साहिबा के सामने दाद ली हुई है, लिखा है, लेकिन मैंने इंटेंशनली छोड़ दी। उसकी वजह ये थी कि लफ्ज़ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, आप बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं, ये शायद मर्द होने के नाते इसको अफोर्ड कर ले। मैंने फिर रंग चुने के, रंग बहुत शरारती होते हैं, ये खामोश रह के भी बातें तो सारी कह देते हैं, समझने वाले पे होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये अब आपकी अपनी परसेप्शन है, मेरे ख्याल में शायरी में भी डिस्क्रीट और सटल हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है सर? सर पहले तो मैं इनकी बात बढ़ाऊंगा जो इन्होंने बात की आबिदा परवीन के हवाले से। कोई गजल है जो मेरा ख्याल इनका इशारा उसी तरफ था, रंग बातें करें और बात नहीं, उस पे नहीं है इशारा, कोई और चले। हाँ, लेकिन बात सही है आपकी। हाँ, रंग बात वही है और बात करना, बात शायर करता है और बातों से खुशबू आना। अब ये देखें तीनों किस तरह आपस में बहन भाई अमेलगमेट होते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने की कि मर्द होने के नाते, मेरे ख्याल इसमें जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है। सही है, कोई भी कुछ भी कुछ लोगों ने तख्लीक जो है वो तो वदियत है अल्लाह की। और कुछ खवातीन ने बड़ा कमाल किया, अच्छे तरीके से अपना इजहार भी किया। जब नहीं, मैं इस पर, आप दोनों मर्द हजरात हैं तो मैं इससे डिफर करूंगी कि हमारा सेटअप और है हमारे माशरे का, वी हैव टू बी केयरफुल। यू हैव अ राइट टू क्योंकि जब तक आप बहुत कैंडिडली शेयर ना लिखें वो फिर बात भी नहीं बनती। ठीक है, तो हम दरखास्त कर सकते हैं इनसे कुछ जी बिल्कुल, बहुत सर कुछ सुनाए ना, जरा कैंडिड से शेयर सुनाए। कैंडिड सुनाए जी, कैंडिड सुना देता हूं जी, कुछ ज्यादा कैंडिड सुना। ओके। जब से उस दिल में हुई पैदा मोहब्बत मेरी, जब से उस दिल में हुई पैदा मोहब्बत मेरी, उसके चेहरे से हवैदा है शबाहत मेरी। वाह 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 वाह। और अफसरी अपनी जगह ये भी बजा है लेकिन, अफसरी अपनी जगह ये भी बजा है लेकिन, शेर कहने से हुई शहर में इज्जत मेरी। वाह 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 वाह, ये शेर दोबारा सुनाए। सर आपने कैंडिड कह दिया। कैंडिड तो यही। अफसरी अपनी जगह ये भी बजा है लेकिन, शेर कहने से हुई शहर में इज्जत मेरी। वाह। और मैच कर जाएगा ये रंग तेरे चेहरे से। मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा ये रंग तेरे चेहरे से, ओढ़ कर देख कभी सर पे ये चाहत मेरी। वाह 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 वाह। और कोई भी आए खुला रखता हूँ दरवाजे को, कोई भी आए खुला रखता हूँ दरवाजे को, वक्त खुद आप ही करता है हिफाजत मेरी। बहुत अच्छा, वक्त खुद आप ही करता है हिफाजत मेरी। और खूब मशहूर हुई शहर के फरजानों में, खूब मशहूर हुई शहर के फरजानों में,
अक्ल के हाथ पे रखी हुई वहशत मेरी। अक्ल के हाथ पे रखी हुई वहशत। और एक बहुत ही कैंडिड है, शायद कुछ लोग नाराज भी हो इससे, शेर कहने लगूं। इरशाद। जब से की उसने मेरे दस्ते जनू पर बैत, जब से की उसने मेरे दस्ते जनू पर बैत, तब से उस जिस्म पे नाफिज है शरीयत मेरी। वाह। और मकता है वो बता कर न गया मुझको आता जाते हुए, वो बता कर न गया मुझको आता जाते हुए, उसके हाथों पे थी लिखी हुई किस्मत मेरी। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शायरी के बाद मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाते जाते एक कॉल सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम नईम रिजवान है। जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेसिकली तो आरिफ वाले से हूँ और इस वक्त नज़ार साहब बैठे हैं मेरे शहर के। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इस वक्त हम उनको देख रहे हैं। और दूसरा ये हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले दिनों जुगन काजम के प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए थे, तो खुद ही बता रहे थे कि हमारे एक बुजुर्ग थे, उस्ताद थे, इस्लामाबाद का नाम उन्होंने रखा था, तो ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो आज ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में जैसे अभी फरमा रहे थे कि जो है आर्ट का, कल्चर का आना, ये किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो मैं इनका जो है बल्कि फख्र है मुझे इस बात पे कि आरिफ वाला के हिस्से में एक खिदमत आई है कि पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में तो अब जो है आर्ट और कल्चर को ये जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह जो है ये सब हो रहा है, तो बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और आपकी और आपके इलाके की बहुत पजीराई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों की इजाजत से अब्दुल रऊफ साहब के पास चलते हैं, क्या सुनाएंगे? मैं जी अता साहब की लिखी हुई गजल है वो पेश कर रहा हूँ। तू हमें याद बहुत आया हर एक शाम के बाद। वाह। बहुत आया हर एक शाम के बाद, तू हमें याद बहुत आया हर एक शाम के बाद। कभी आगाज से पहले, कभी आगाज से पहले, कभी अंजाम के बाद, तू हमें याद बहुत आया हर एक शाम के बाद। दश्त दर दश्त मैं तन्हा हूँ, कोई साथ नहीं। दश्त दर दश्त मैं तन्हा हूँ, कोई साथ नहीं। वक्त भी चल सगा थक गया दो काम के बाद। वक्त भी चलना
सका थक गया दो गाम के बाद। कभी आगाज से पहले कभी अंजाम के बाद तू हमें याद बहुत आया सरे शाम के बाद। एक वहशत थी अताप न असासा न रहा। एक वहशत थी अताप न असासा न रहा। कुछ नहीं पास बचा अब दिल बदनाम के बाद। कुछ नहीं पास बचा अब दिल बदनाम के बाद। कभी आगाज से पहले कभी अंजाम के बाद तू हमें याद बहुत आया हर एक शाम के बाद। अब्दुल रऊफ, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत धुन। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया। इरम, मुझे ये बताइए, आपने 6 के करीब अपनी सोलो एग्जीबिशन की हैं, 12 एग्जीबिशन ग्रुप्स में की हैं। पहली एग्जीबिशन आपने नैयर अली दादा के साथ। जी, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी, मैं जब मैंने सबसे पहले मैंने अहद किया कि मैं यूजुअली आर्टिस्ट स्टार्ट ग्रुप शोज से करते हैं और जब उनका कुछ नाम बन जाता है फिर सोलो शो करते हैं। सही। मैं चूंकि बड़ी लेट मुझे पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे उलट काम करना पड़ा। और मैं आर्ट फील्ड में किसी को नहीं जानती थी क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइड की थी। एक नैयर अली दादा का नाम मैंने सुना हुआ था कि वो आर्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनसे मैंने टाइम लिया और जिन्होंने मेरे एक बड़े मोहतरम उस्ताद हैं मसूद हैदर जैदी साहब, उन्होंने टाइम लेके दिया और मुझे कहा कि तुम जाओ। मैंने कहा देखें इतना बड़ा नाम है, मेरी टांगे कांप रही है, मैं कैसे लेके जाऊं, मैंने सीखा कुछ नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ। उन्होंने कहा आप उनके पास जाओ, आपको पता चलेगा वो कितने बड़े इंसान हैं। ठीक। अच्छा, साथ मेरे शौहर साहब को फोन करके कहा कि वो बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है नैयर, पसंद ना आया तो वो उठा के पेंटिंग्स बाहर फेंक देगा। तो इरम से कहना कि डिस्करेज ना हो। लेकिन मुझे नहीं कहा उन्होंने ये बात। खैर जी, मैं बड़ी हिम्मत करके चली गई नैयर साहब के पास। विदिन 10 सेकेंड्स उन्होंने मेरी 3 पेंटिंग्स देखी और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या चाहती हैं। मैंने कहा जी मैं सोलो एग्जीबिशन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ये 3 तो अभी मेरी गैलरी पे लगाएं और आई कैन वेट फॉर यू, आप टाइम ले और पेंटिंग्स बनाएं। कितनी बड़ी बात। और वो देखे उससे भी बड़ी जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक इंटरनेशनल फेम के बंदे हैं, डिलीवर किया हुआ है, काम किया हुआ है, बहुत बड़ा, लेकिन जिस हम्बल तरीके से वो मुझे मिले वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अरूज ऐसे नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, जाहिर है जो बड़े लोग होते हैं वो हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं और उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया। और उन्हें बेसिकली ना वो बड़े इसलिए होते हैं कि वो दूसरों को बड़ा करते हैं, दूसरों को बड़ा। अच्छा, ये मैं सवाल कुछ सर आपसे भी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पता चला है, कुछ शनीद है कि आर्ट्स काउंसिल में कुछ इंटरनेशनल लेवल के काम करने की भी कोशिश की गई है, तो क्या वो काविश थी, उसके हवाले से कुछ बताइए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि कामयाबी भी बहुत हासिल हुई। आप ये देखिए, लाहौर आर्ट्स काउंसिल का जो मैंडेट है, सही, वो सिर्फ लाहौर तक महदूद था
मैं कहूँगा, ठीक, कागजों में अब भी है, हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। ठीक। तो हमने इसमें एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान में जितने एम्बेसडर्स हैं। लास्ट ईयर मैंने एक प्रोग्राम करवाया फैशन शो के नाम से, कलर्स ऑफ पाकिस्तान उसका उन्वान था। सही। उसमें 22 एम्बेसडर्स और प्लस और जितने डिप्लोमेट्स थे उनकी फैमिलीज ने पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम्स पहन के गिलगित से लेके पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ कैट वॉक की। अच्छा, हाँ, इस्लामाबाद में हुआ था शायद। नहीं, मेरे लाहौर 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 आर्ट्स काउंसिल में हॉल नंबर 1 में। ठीक ठीक। इस दफ़ा फिर हमने करवाया कोई 1 महीना पहले। इस दफ़ा कलर्स ऑफ फ्यूजन हमने उसको टाइटल दिया था। ओके। ये तो 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम थे जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा साथ दिया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ा साथ दिया। ठीक। आपको पता है जो हालात हैं उसके तहत ज़रा, लेकिन एक भरपूर मैसेज किया दुनिया में। फिर हमारे पास एम्बेसीज के साथ इतना ताल्लुक़ है कि अभी हाल ही में नेपाल वाले परसों गए, मलेशियन आ चुके हैं, चाइनीज़ आ चुके हैं, इंडोनेशियन आ चुके हैं। उनका कोई ना कोई हफ्तावार ऐसा प्रोग्राम, उनके ट्रूपेज आते हैं। सही। और कई दफ़ा आप हैरान होंगे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने कॉमन निकल आते हैं। स्ट्रिंग वाले, जितने तार वाले साज हैं हमारे, ये असातिज़ा बैठे हैं, इनको पता है कि वो इतने कॉमन निकल आए कि वो जैपनीज़ एक वो थी सिंगर, उसने अपना वो रखा हुआ था इंस्ट्रूमेंट तार वाला, और इधर मेरे सरंगी वाले और सितार वाले थे और तबला। उसने लंग आजा पतन चनादा यार, अच्छा, वो गाया, बड़ा पॉपुलर हुआ, पूरी ऑडियंस खड़ी होके उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी उसको। सही। तो ये चीज़ें चल रही है। भाई मैं वैसे आपकी गुफ्तगू से ना मैं बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि शुक्र है ये माहौल, ये बातें, ये आर्टिस्ट, इस तरह की बात दोबारा होना शुरू हो गई है। अच्छा, टेलीफोन कॉल्स भी लेते रहते हैं, देखते हैं किससे बात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? सर कर्नल शाहिद बात कर रहा हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। जी कर्नल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, फिर मैं और मेरी बेगम दोनों रात के इस वक्त जाकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए बहुत मजा आ रहा है। था साहब की शायरी और इरम साहिबा की जो बातें हैं, इंस्पायरेशन मिल रही है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरी बेगम ने तो इरम साहिबा की इस बात को बहुत ज्यादा दाद दी कि जब उन्होंने कहा कि वो कैंडिड और फ्रेंकली रंगों के जरिए से जो बात कहना चाहती हैं, हाँ हाँ, वो बात कन्वे भी हो जाती है, और जिस डायरेक्ट अंदाज में कोई मर्द वो बात कह सकता है, वो उसी खूबी के साथ ढके छुपे अल्फाज में रंगों के जरिए से कन्वे कर देती है। सही। और दूसरा ये कि मैं यकीन जानिए कि जब रंग अपनी जबान में बात करते हैं और शायरी खुलकर उसका इजहार करती है, तो फिर ऐसे माशरे में किसी दहशत गर्द, किसी तंग नजर और किसी अमन के दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचती। इरम साहिबा एक जिहाद में मसरूफ हैं, अता साहब एक जिहाद में मसरूफ हैं। हम सब इन्हें सबूत पेश करते हैं और इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा मौका दे जब हम इस जंग को अमन के जरिए से अपनी अवाम के सामने भरपूर अंदाज में पेश कर सकें और कह सके कि हम सब लोग एक हैं और हम सब मिलकर एक जिसमें वाहिद की तरह पूरी कौम इस नासूर से लड़ने के लिए तैयार है। ये हमसे ज्यादा जिहाद कर रहे हैं। शायद हम कहीं किसी महाज पर खड़े हों, लेकिन लोगों के दरमियान रहकर दुश्मन और दोस्त की पहचान न होते हुए तो आवाज़ बुलंद करना है, हाथ बुलंद करना, रंगों के जरिए से, शायरी के जरिए से काबिल तहसीन है आप सब लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। और ये जो गुफ्तगू है ना, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आखिरी 15 मिनट में ये बात की जाए। उससे पहले फनकारों के फन से पहले हम अच्छी तरह महसूस हो लें, आखिर में ये ज़रा सख्त बातें हम करते हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँगा, दरख्वास्त करूँगा कैप्टन अता से, बहुत देर हो गई, शेर नहीं सुना कुछ। शेर जितने मर्जी जी, रात गए को बेशक आप अभी जो गजल इसने रऊफ साहब ने गाई है, अब्दुल रऊफ ने, उसके 2 शेर मैं जरा और ऐड कर दूं। जी जी, जो पढ़ी ना इन्होंने, हाँ। तू हमें याद बहुत आया हर एक शाम के बाद, तो उसमें था, हमने चाहा ना किसी को भी तेरे बाद कभी, हमने चाहा ना किसी को भी तेरे बाद कभी, लौहे दिल पर न लिखा कुछ भी तेरे नाम के बाद। वाह 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 वाह। लौहे दिल पर न लिखा कुछ भी तेरे नाम के बाद, और वो जिसे फेंक दिया नोच के हमने दिल से,
वो जिसे फेंक दिया नोच के दिल हमने दिल से, याद वो आया बहुत टूटे हुए जाम के बाद। वाह 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 वाह, कैंडिड वाली आप बात कर रही हैं। अब आपको सारी कैंडिड सुनानी पड़ेगी। नहीं अच्छा, आप ये उसी गजल के दो अशार उसी हो गल गए। के दो अशार हैं। अब हम उसके अलावा कोई अगर मौसीकी के साथ, क्योंकि फिर इस ऑर्डर से चलते हैं। हम मैं चाहता हूँ कि तीनों मेहमानों को बराबर वक्त मिले और उसी से शो खूबसूरत बनता है। तो अब्दुल रऊफ साहब, अब हमारे साथ क्या सलूक करने का इरादा? मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ उसमें सुरों का और रंगों का इम्तिजाज है। हाँ हाँ, परवेज मेरी साहब ने इसको गाया और अयूब खावर साहब की लिखी हुई गज़ल पेश कर रहा हूँ। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में रंग धनक का, हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। हवा का सब दुपट्टा तेरे नाम, तेरे नाम। और हवा का सब दुपट्टा तेरे नाम, तेरे नाम। बीत गई
इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, इन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे नाम, तेरे नाम। इन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। जी ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर बता देते हैं आपको कि आपसे हमारा राब्ता किस तरह रह सकता है। फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए, उस पर आप कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल भी रात गए है। हमारा ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk। और अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। हमारे जो आर्टिस्ट आज के शो में मौजूद हैं उनसे बात हो सकती है। हमने इस शो में कोशिश हमेशा ये की है कि बहुत सारे सीजन लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पर उनके काम के हवाले से, उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात होती है। कैप्टन अता हमारे साथ मौजूद है और आजकल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जिसे लाहौर आर्ट्स काउंसिल भी कहा जाता है। इसमें जो बड़ी एक मुश्किल है आर्टिस्ट के लिए, एक वो स्टेज होती है कि जिसमें ये लोग हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं या किसी भी अच्छी जगह परफॉर्म कर सकते हैं, अपने फन का इजहार कर सकते हैं। कोई एग्जीबिशन कर सकता है, कोई मुशायरा पढ़ सकता है, कोई गीत गा सकता है। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट अभी नौजवान हैं, अभी माशरे को, जमाने को इदराक नहीं है कि उनके अंदर कितना हुनर छुपा है या कल को वो कितना बड़ा नाम होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से आर्टिस्ट कुछ माली मुश्किलात की वजह से, कुछ जॉब की वजह से, कुछ दूसरे मसाइल की वजह से उस फन से मुखलिस नहीं रह सकते। हुकूमती सतह पर इस सिलसिले में उन आर्टिस्टों की प्रमोशन के लिए, उनके फन के इजहार के लिए क्या किया जा रहा है? सर, इस पे बात कीजिए। हाँ जी, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से मैं ये अर्ज करूँगा सर कि एक इनिशिएटिव हमने 1.5 साल पहले लिया टैलेंट हंट के नाम से। उसमें हमने
खुलेआम मौका दिया तमाम लोगों को, बच्चों को, खुसूसन स्टूडेंट्स को, कि वो आए और अपने फ़न का इजहार करें। ठीक, उसमें आप यकीन करें कि वो इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, हमने सोचा क्यों ना अलहम्रा स्टूडियो एक चला दिया जाए, जैसे प्राइवेट स्टूडियोज कई चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, फिर वो अपना सीजन बनाते हैं 1, 2, 3। ये आइडिया हमने गवर्नमेंट को पेश किया और मैं यकीनन एतराफ़ करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी सरपरस्ती की। ठीक, अबाउट 12 मिलियन रुपीज़ हमें मुख्तस किए इस काम के लिए। हमने ऑडिशन लिए, अमार भाई के आए बच्चे और ऑडिशन दे, 500 बच्चे आए यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल से। हमारे इन्हीं असातिज़ा ने उनको सिलेक्ट किया, 22 बच्चे इस वक्त सिलेक्ट हुए और हमारा अलहम्रा अनप्लग्ड के नाम से सीजन 1 लॉन्च हो चुका है। ओह वेरी गुड। वो इतना, यानी उस पर रिस्पॉन्स आया है, मैं तो खैर इतना सोशल मीडिया का इतना वाकिफ नहीं, जैसे बच्चे बताते हैं कि अब तक को तकरीबन 25 लाख लाइक्स आ चुकी हैं उसकी। 25 लाख? यस, इट्स ऑन दैट सोशल मीडिया। अच्छा। फिर 8 चैनल्स इंक्लूडिंग पीटीवी वो हमारे चला रहे हैं सॉन्ग्स। सही। टाइम टू टाइम जो है, आप यकीन करें कि वो नॉन प्रोफेशनल बच्चे हैं। प्राइवेट स्टूडियोज में ये है ना कि नॉन फिगर्स आ गए, बड़े बड़े नाम आ गए, वो तो मजे हुए हैं सारे, लेकिन इन बच्चों ने किसी तौर भी उस लेवल से कम नहीं गाया। सही। यानी यू विल बी अमेज्ड टू लिसन टू देम, इतना अच्छा उनका कारकर्दगी है। तो इसको फिर हमने एक स्लोगन दिया, म्यूजिक फॉर पीस। ठीक, ये फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक, इस पे जरूर बात करेंगे। हाँ। एक हम इस शो के हवाले से और इसके तवज्जुह से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी तलाश रहती है इस शो में अच्छी आवाज़ों की। कुछ तो बड़े सीजन लोग हैं, जैसे उस्ताद बैठे हैं, हम इसमें एक कोई हीला तलाश करेंगे कि यंग लोगों को भी इसमें शिरकत का मौका मिले। तो कोई बहुत अच्छी आवाज़ हो तो डू रिकमेंड। सर मेरे पास नर्सरी है, बड़े हैं बच्चे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा, इरम से हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आप अपना टीवी बंद करेंगे तो आवाज आएगी। हेलो, मेरे ख्याल कॉल पे ये क्लियर नहीं जा रही, तो फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, मुझे इरम ये बताइए कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे, जो आर्टिस्ट वाली जिंदगी है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जिमी इंजीनियर का आपने जिक्र किया था। हाँ, उनके हवाले से कुछ बताएं। बिल्कुल जी, मैं नैयर साहब के साथ शो करने के बाद मेरी थोड़ा सा मुझे नहीं पता था कि अब आगे मैंने कहाँ जाना है। सही। तो उसी दौरान हुआ ये कि मेरा यूनिवर्सिटी में मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरा एग्जीबिशन उठा के यूईटी में ले गए। अच्छा, जिस दिन वो एग्जीबिशन था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाय चांस उसी दिन जिमी लाहौर में थे। तो मुझे एक दफा मैं उनसे मिल चुकी थी, तो कहीं बहुत पहले, तो मैंने उनको फोन किया कि सर प्लीज आके एक दफा मेरा काम देख लें, सिर्फ इतना बता दें कि मैं किस पाए की आर्टिस्ट हूँ। तो खैर उनसे टाइम टाइप हुआ और वो यूईटी मेरे साथ तशरीफ लाए, और एन उसी वक्त हमारे उस वक्त जो वाइस चांसलर थे जनरल साहब, वो भी तशरीफ ले आए। उन्होंने आते ही मेरे चेयरमैन को पहले तो बहुत झाड़ा कि यूईटी में पेंटिंग्स का क्या काम और क्यों लगाया है। सही। तो चेयरमैन साहब ने कहा जी हमारी स्टूडेंट है, हेरिटेज बिल्डिंग्स पेंट की है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। एनीवे, जनरल साहब थे, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था। उन्होंने मेरी कोई पेंटिंग नहीं देखी और वो नाराज होकर चले गए। सही। और जिमी ये सब कुछ देख रहे थे। सही। He felt very bad। आपको पता, बड़े ह्यूमैनिटेरियन काम, दरवेश मंच इंसान। वो जनरल साहब का मेरी जिंदगी में बड़ा रोल है कि अगर वो ये ना करते तो शायद जिमी वो उस वक्त अपने दिल से अहद ना करते कि इस लड़की के टैलेंट को मैंने कहीं लेके जाना। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो लम्हा जो था। उस वक्त मेरे जिमी ने कहा नाउ आई विल टेल यू कि तुमने टैलेंट एक जगह, लेकिन काम करना कैसे है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। Then he kept on guiding me, वो मुझे बताते रहे, मेरी रहनुमाई, एक उंगली पकड़ के, जैसे एक उस्ताद शागिर्द का फिर जो हमारा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ। और यकीन कीजिए कि मैं कभी जिमी से पूछूं कि अच्छा आसमान में कलर कौन सा, नहीं बताते, कभी नहीं बताते। कहते गेट कनेक्टेड टू अल्लाह, मियाँ अल्लाह से। और ये वो शख्स कह रहा है जो खुद ज़ोरास्ट्रियन है, he's a पारसी।
लेकिन जिस कदर अल्लाह ताला से करीब होना, अल्लाह तो हर एक के दिल में, हम सिर्फ मुसलमान हो के अपना अजारादारी अल्लाह मियां पे नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, मेरी जिमी इंजीनियर से काफी मुलाकात है, और वो जो है ना भाई इस कदर हमदर्द दिल का इंसान कम ही होता है। और ज्यादातर लोगों को अंदाजा है कि उन्होंने एक जमाने में बहुत ज्यादा पैदल सफर किया, और मुख्तलिफ गांव में, शहरों में रोज 30 किलोमीटर वो चलते थे, और उसके बाद कहीं से मांग के खा लिया, किसी के घर सो गए। उन्होंने कुदरत को, फितरत को, इस समाज को, माशरे को स्टडी करना था। जो नतीजा निकाला ना, वो इतना आसान है, इतना सिंपल है। वो नतीजा ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। वाह, ठीक है। आपसे मैंने कुछ सुनना है, लेकिन एक कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, मैं फराज सजाद, रावलपिंडी कैंट से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं इरम इशफाक की पेंटिंग्स के बारे में बात करना चाहूंगी। जी जरूर। इरम इशफाक की पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। जी जी। इरम इशफाक मेरी छोटी बहन है। अच्छा। और माशाल्लाह मैं इनकी फैन हूँ, और शी इज लवली पर्सनालिटी। बहुत माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत है इतना ही प्यारा काम भी करती हैं। और शुरू में तो साइंस पढ़ती रही, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएगी। और माशाल्लाह मेरे लिए तो प्राइड है मेरी बहन, हमारे सब फैमिली के लिए। और आज आपके प्रोग्राम में ही आई हैं, तो हमारे लिए बड़ी ये इज्जत अफजाई की बात है। और माशाल्लाह अल्लाह मियां की पेंटिंग्स को और भी अच्छा करे। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम करती हैं, और बस मेरी दुआएं हैं इनके साथ बहुत सारी। so many good wishes, तो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी आपकी तस्वीर करा दूं। आपने कहा यह आपके शो में आई हैं, इनके लिए बहुत एजाज की बात है। तो सच्ची बात है, आजकल जो पीटीवी का माहौल है उसके मुताबिक जब कोई आर्टिस्ट यहाँ पर आता है तो ये पीटीवी के लिए, हमारे लिए इज्जत की बात होती है। आपका शुक्रिया, इरम का शुक्रिया कि वो उस ट्रांसमिशन में शामिल है। अता साहब, बड़ी देर से हमने कोई गजल नहीं सुनी। बिस्मिल्लाह जी। जरूर। वो जिसका शहर में चर्चा बहुत है, वो जिसका शहर में चर्चा बहुत है, हकीकत कम है, अफसाना बहुत है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। वो जिसको कह कहूं में खो दिया था, वो जिसको कह कहूं में खो दिया था, उसे अश्कों में अब ढूंढा बहुत है। वाह, बहुत अच्छे। वो जिसको कह कहूं में खो दिया था, उसे अश्कों में अब ढूंढा बहुत है। और तेरे गम ने, ये जरा शेर देखना अमर, तेरे गम ने कुछ ऐसी आग बख्शी, तेरे गम ने कुछ ऐसी आग बख्शी कि सूरज ने मुझे पहना बहुत है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा। ये शेर दोबारा सुनाए। तेरे गम ने कुछ ऐसी आग बख्शी कि सूरज ने मुझे पहना बहुत है। और दिसंबर में पड़ी वो धुंध अब के, दिसंबर में पड़ी वो धुंध अब के, बिछड़कर मुझसे वो खोया बहुत है। अच्छा, बिछड़कर मुझसे वो खोया बहुत है। और ये भी देखिएगा शेर, हमें ये अफसरी माने थी वरना, हमें ये अफसरी माने थी वरना, कसम तेरी तुझे चाहा बहुत। वाह 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 वाह। मुझे आपकी शख्सियत और शायरी से अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि अफसरी आपकी विलन है या हीरो है। अच्छा रऊफ, पता है क्या होता है, जब कोई हम बड़े आर्टिस्टों की बात सुनते हैं, कोई अच्छी गजल सुनते हैं, कोई अच्छी पेंटिंग देखते हैं, उससे आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिलती है। उसका बेशक वो किसी भी फील्ड में हो, उसका कुछ अच्छा करने को दिल चाह रहा है। तो अभी हमने इतनी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी गजलें सुनी, रंगों की इतनी खूबसूरत बातें हुई, तो अब आपका क्या दिल चाह रहा है? मैं एक गीत सुना रहा हूँ, थोड़ा माहौल को थोड़ा सा चेंज करूंगा। ज्यादा ये करें उसके बोले हैं, अता साहब का ही लिखा हुआ गीत है, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का। वाह। खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, प्यार
गीत सुनाए कंगन सोने का, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का। जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, गरे गरे सा 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 नी 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 सा 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 रे 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 गरे गरे सा सा गरे गरे सा सा गरे गरे सा सा गरे गरे सारे ग म म गरे ग म म नी दा म म ग म म ग म गरे सारे गरे सारे नि सा। जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, मुझसे आंख चुराए, ओ मुझसे आंख चुराए, ओ मुझसे आंख चुराए कंगन सोने का, ओ मुझसे आंख चुराए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का। खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है रेशम रेशम बाहों में, खुशकिस्मत है रेशम रेशम बाहों में, खुशकिस्मत है रेशम रेशम बाहों में। झूला झूलता जाए, झूला झूलता जाए, ओ झूला झूलता जाए कंगन सोने का, झूला झूलता जाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, कंगन खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का।
सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा रे सा 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 रे सा 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 रे सा गा रे गा रे सा 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 रे गा मा गा रे गा मा गा नि रा मा गा मा गा रे सा रे नि सा मार दो उस पर अपने सारे शहरियता, मार दो उस पर अपने सारे शहरियता, मार दो उस पर अपने सारे शहरियता, घर मेरा बन जाए, ओ घर मेरा बन जाए कंगन सोने का, ओ घर मेरा बन जाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, कंगन कंगन शोर मचाए कंगन सोने का, ओ कंगन ओ कंगन ओ कंगन ओ कंगन शोर मचाए कंगन सोने का। भाई सोने के कंगन ने बड़ा खूबसूरत शोर मचाया। कलाम भी बहुत अच्छा, धुन भी बहुत अच्छी, आवाज भी बहुत अच्छी। आप दोनों का शुक्रिया, आपका लिखने का, आपके इतने खूबसूरत तरीके से गाने का। कैसा लग रहा है रमा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट तो वैसे ही मौसीकी से मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है, तो एक आवाज और फिर इनके शेर और खासतौर पे बांसुरी जो बज रही है और तबला, कमाल हो रहा है जी। कमाल हो गया, समा बंदा हुआ है। मुझे ये बताइए, आपने पाकिस्तान में भी एग्जीबिशन की, एक एग्जीबिशन आपकी बर्लिन में भी हुई है। दोनों जगह फन की पजीराई में क्या फर्क था? यहाँ पर लोगों ने मेरे आर्ट को ज्यादा देखा, ज्यादा सराहा और देखा और कंसंट्रेट ज्यादा किया। जब मैं बर्लिन गई तो वहां पर ये बात बड़ी अजीब थी कि पाकिस्तान की खवातीन भी कुछ कर सकती हैं। बल्कि एम्बेसडर साहब जो हसन जावेद साहब हैं, उनका मुझे बुलाने का मकसद ही यही था कि वो आज भी यूरोप में लोग समझते हैं कि हमारी औरत गार में बैठी हुई है या उसने बुर्का पहना हुआ है और उसके बाप और भाई उसको पढ़ने नहीं दे रहे। तो वहां मेरी बड़ी एक लंबी स्पीच थी जिसमें मैंने 12 मुल्कों के एम्बेसडर थे, जर्मन पार्लियामेंट से लोग थे, वहां मैंने फिर सारा बताया कि मैं पाकिस्तान की एक आम लड़की हूं और मुझे किस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे आगे आने का मौका दिया, जिनका डेफिनेटली सबसे बड़ा हाथ है मेरे फादर का और मेरी माँ का, और मुझे मौके दिए और उसके शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने किस तरह मुझे सपोर्ट किया। इन सब सपोर्ट वो बड़े उसमें है। यकीन कीजिए कि उन्होंने मेरी जात के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया एज कम्पेयर टू माई पेंटिंग्स, क्योंकि उन लोगों के लिए बड़ी अजीब बात थी कि पाकिस्तान में भी खवातीन। और फिर पेंटिंग आप देखें, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मीडियम। ये तो और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है कि कौन इजाजत देता है इस तरह से और वो। तो ये एक पाकिस्तान के साथ जब मेरा इंटरनेशनली नाम जुड़ा और मैंने पाकिस्तान की औरत का एक इम्प्रेशन उन लोगों पे अच्छा, डेफिनेटली पूरे मुल्क की एक नुमाइंदगी थी, तो वो मेरे लिए बड़ा एजाज था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप जब कोई बात करती है ना, जो सबसे अच्छी बात है आपकी पर्सनालिटी, आप इतने जोश से, मोहब्बत से, शौक से बात करती है कि आपको सुनने का भी बहुत लुत्फ आता है। एक कॉल लेनी है हमने, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? प्रोफेसर शाहनवाज भाई बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सर, खरीदते हैं, ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम? मैं ये कहना चाह रहा, मैंने सभी फोन पे आपकी टीम के नुमाइंदे से बातचीत हुई तो अल्लाह उनको खुश रखे, वो कह रहे थे कि लेट तो नहीं होगी, मैंने क्या पता नहीं फोन पर भी बलूचिस्तान को पीछे रखा जा रहा है, पता नहीं क्या है, मैं तो काफी इंतजार कर रहा था। बहरहाल कहने का मकसद मेरा यह है कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रात के मोहसिन जाफर साहब और आप पेश कर रहे हैं, कैप्टन अता साहब है और ये जो हमारी मोहतरमा आई है, इनका भी इनकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा महसूस हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त कर्नल यूसुफ भी तशरीफ फरमा है, हम देख रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो रात के की तरह का प्रोग्राम पहले किसी जमाने में वो चलता था राग रंग, तो अगर वो मोहसिन साहब से आपके प्रोग्राम की वसातत से तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सिलसिले को भी बहाल किया जाए, ताकि क्लासिकल मौसीकी से जिस तरीके से हम दूर हटते जा रहे हैं
तो एक प्रोग्राम वो भी रात के कोई 11-12 बजे जब सब सो चुके होते थे तब प्रोग्राम शुरू होता था। तो उसके लिए भी किसी अगर कोई ऐसा सिलसिला शुरू करे तो बड़ी खुशी होगी। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि कैप्टन अता साहब से मेरी गुजारिश है कि हम सभी में बलुस्तान अदबी भलाई तरक्याती ट्रस्ट के हवाले से जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं मौसीकी के हवाले से। अभी अगस्त में हमारा एक प्रोग्राम होना है आलमी मुशारा, तो इस हवाले से जो है कैप्टन आजाद साहब या लाहौर आर्ट काउंसिल सिलसिले में हमारी क्या मामलत कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। जहां तक राग रंग का आपने जिक्र किया तो पाकिस्तान टेलीविजन का यकीनन वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था और उसमें लेट नाइट जो है हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते थे, वो रिवाइव होना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम की वसातत से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं उस तरह की। कल का अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको जहां पे अब्दुल रऊफ बैठे हुए हैं, और ये अब्दुल रऊफ के लिए बड़े एजाज की बात होगी, कल यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगे उस्ताद फतेह अली खान हैदराबाद वाले, और वो इस दौर के बहुत बड़े क्लासिकल गायक हैं। और जो आपने रिक्वेस्ट की कैप्टन अता से, उनका फैसला वो खुद ही कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहिए? उनकी सजेशन सर आंखों पे जी, ठीक। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खुले हैं, सही। वो चाहें तो चंद लाइनें लिख के मुझे भेज दें, जो भी वो जिस तरह का भी करना चाहें प्रोग्राम, देयर मोस्ट वेलकम। हम उनके इंशाल्लाह उनकी पजीराई करेंगे। और क्या चाहिए जनाब आपको? ये सरकारी फैसले अभी हमने स्क्रीन पे कर लिए। अच्छा सर, आपकी 3 किताबें आई हैं। जी जी। थोड़ा सा शायद मुश्किल सा सवाल है और नामुनासिब सा भी कहना चाहिए, इसी के कहा जाता है कि आर्टिस्ट की किताब, शायर की किताब पहली किताब होती है, फिर उसके बाद रेपुटेशन हो जाती है। लेकिन ये हर केस में दुरुस्त भी नहीं है। बाज़ औक़ात जो है पुख्तगी ज्यादा आती है, मैच्योरिटी ज्यादा आती है, ख्याल ज्यादा बेहतर होता है। आपकी 3 किताबों में आपके ख्याल में क्या सफर तय किया आपने? सर ऐसा है कि जो पहली किताब है मेरी सरे जिंदा, वो तो एक मखसूस हवाले से है। सही। मैं जब डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत था, ठीक, तो मुझे कुछ शरपसंद, कुछ दहशतगर्द अगवा करके ले गए थे अफगानिस्तान। सही। तो उनकी कैद में 4.5 महीने में रहा, वो एक लोहे के कंटेनर में बंद रहा, लेकिन शुक्र है कि कलम और कागज से रब्ता रहा मेरा। तो मैं कुछ लिख लेता था, नोट्स वगैरह ले लेता था उस पर्टिकुलर हवाले से। कुछ एवेन्यूज अल्लाह ताला ने खुद खुले कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ज़्यादा याद आता है, आमतौर पर जब हम सुस्ती कर जाते हैं। तो उस वक्त के जो नोट्स जो लिखा मैंने, वो आके मैंने अपने असातिज़ा से, जैसे आपने शुरू में कहा कि असातिज़ा के बगैर हम नामुकम्मल हैं, उसमें जैसे एक कॉल भी आई थी कि हमारे टीचर रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उन्होंने इस्लामाबाद का नाम रखा। काजी साहब हमारे हेडमास्टर थे। फिर कुछ अभी भी हयात हैं मेरे टीचर, मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। आरिफ वाला में मेरे कुछ दोस्त हैं, काजी साहब हैं, काजी जफर इकबाल साहब हैं, यूनुस मतीन हैं, काजी ताहिर हैं, काजी अता हैं। इन सबको जब मैंने अपने ख्यालात और पेश किए तो काफ़ी उन्होंने नोक पलक सवारी मेरी। ठीक। मैं उनका वो जो इंसिडेंट था उसको आपने शेर की जुबान में ही क्यों बयान किया? नस्र भी लिखी जा सकती थी। नस्र के मेरे नोट्स हैं, ठीक, लेकिन कुछ सर्विस की मजबूरियां होती हैं, ठीक, वो शायद मैं कुछ वक्त के बाद लिखूं, ठीक, क्योंकि कुछ किरदार कुछ ऐसे हैं जिनको मंजर आम पे लाना शायद मुनासिब ना हो। ठीक, वो एक अलग बात। और बाकी 2 किताबों का तारुफ भी। तो इसी तरह फिर ये तहरीक जरा बढ़ी, तो फिर बिसात ख्वाब आई, और अभी तिकोन आई आखिरी। सही। तो उसमें यकीनन जैसे आपने कहा कि कुछ पॉलिश होता रहा काम, कुछ मैच्योरिटी आती गई बकौल लोगों के, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ अपने बारे में, जो मुझे तबसरा या जो कहने को मिला, जैसे गुलजार ने, हाँ गुलजार साहब ने लिखा है आपके बारे में। हाँ, तो अभी इस तरह फिर थोड़ी सी इंकरेजमेंट होती है। ठीक। अमजद इस्लाम ने मेरी बड़ी रहनुमाई की, कासमी साहब तो हैं ही मेरे मोहतरम और बड़े मुशफ़िक उस्ताद हैं मेरे। इन सब ने जब मिलके, सलीम अख्तर साहब ने, सारों ने मिलके, इन सब से मैंने थोड़ा थोड़ा, हर एक आंख से थोड़ी सी मांग लेते हैं। हम फकीरों में तकल्लुफ की कोई बात नहीं। तो हमने तो इस तरह मांग तांग के, इस तरह करके, गुजारा करके अपने आप के अपने ख्यालात पेश कर। आपने कहा कि आपकी शायरी मैच्योर हो गई है,
आपको जाती तौर पे मैच्योर शायर पसंद है या वो जिसमें बांकपन, लड़कपन नजर आए? सर, हर शेर की एक अपनी खसूसियत है, और जैसे हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। कोई रेडी वाला भी हो, कोई दूध बेचने वाला हो, दही बेचने वाला हो, अगर अच्छी बात कह दे ना, ठीक, वो बात देखने के काबिल है। ठीक, नॉट दैट हु इज सेइंग दैट, व्हाट इज बीइंग सेड, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक, तो इस लिहाज से हर एक शेर का हर एक का अपना रंग है, अपना हंग है, अपना असलूब है। वो अब डिपेंड करता है कि कहाँ फिट हो जाता है, कहाँ नहीं। अभी क्या सुनाएंगे आप? अभी सर, मैं चूंकि सर्विस के मामले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहा, तकरीबन सारे मुल्क के चप्पे चप्पे में नौकरी की, हर जगह का अपना मिजाज था। लेकिन जो मज़ा मुझे चोलिस्तान में आया, रहीम यार खान के सहराओं में, डेजर्ट में, उसकी बात ही और है। ख्वाजा गुलाम फरीद की रूही का जो जिक्र है, वो शायद आपको पंजाबी शायरी में ज़रूर मिलेगा, उर्दू शायरी में शायद ना मिले या कम मिले, जितना मैंने जिक्र किया। तो वहाँ एक दफ़ा मैंने लिखी थी, अभी आया नहीं मेहमान दिल का, अभी आया नहीं मेहमान दिल का, बहुत वीरा है चोलिस्तान दिल का, बहुत वीरा है चोलिस्तान दिल, बहुत वीरा है चोलिस्तान दिल का, बहुत से दर्द इसमें बस गए हैं, बहुत से दर्द इसमें बस गए हैं, हुआ करिया बहुत गुंजान दिल का, हुआ करिया बहुत गुंजान दिल का, और हमारी राह में सहरा बहुत हैं, हमारी राह में सहरा बहुत हैं, हमारा इश्क है दरबान दिल का, बहुत अच्छे, हमारा इश्क है दरबान दिल का, सदा रौनक रहे इन बस्तियों में, सदा रौनक रहे इन बस्तियों में, रहे आबाद पाकिस्तान दिल का। बहुत अच्छा, ये शब्द दोबारा सुना। सदा रौनक रहे इन बस्तियों में, रहे आबाद पाकिस्तान दिल का, और किसी के जख्म हर सू जल रहे हैं, किसी के जख्म हर सू जल रहे हैं, हुआ बगदाद ये वीरान दिल का, हुआ बगदाद ये वीरान दिल का। तो मकता है उसका, अभी तक याद एक महकी नहीं है, अभी तक याद एक महकी नहीं है, अता महका नहीं जिंदान दिल का। वाह वाह, बहुत महका नहीं जिंदान दिल का। वाह वाह, ये चोलिस्तान के हवाले से। बारी तो अब मौसीकी की है, लेकिन कॉल करने वाले भी जी मौजूद है। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे बात होती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आसिफ मसूद चिश्ती जी। क्या कहना चाहेंगे हाफिज साहब? क्या हाल है सर? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो प्रोग्राम का जो आपने चेंज किया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह लोग जो बहुत ही फेमस होते हैं, वो तो हमें अमूमन मिलते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में। तो ये जो आपने नई चीज डाली है, तो इससे प्रोग्राम का मजा तो डाला हुआ है। तो कैप्टन साहब को मेरा सलाम कीजिएगा। मुझे याद है जब ये अगवा हुए थे, तो मैंने अपने भाई को खत लिखा था कोयटा में, कन्नौती अहमद चिश्ती को, कि हमारे शहर के हैं, इनकी जितनी हो सके करनी है। तो इनको फिर बाद में मैं मिला भी था शौक से, बड़ी पुरानी बात है। तो इनकी आज मैंने पहली दफा ये शायरी सुनी है, तो मुझे बड़ा मजा आया और मुझे प्राउड है अपने सर से, हमारे शहर के हैं। तो अल्लाह इनको और तरक्की दे और की और मेहनत लग लाए और हम मजबूत होते रहे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, आपके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और उनके लहजे से हर लफ्ज से मोहब्बत। बेशक जी, इनका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ साहब। अच्छा, इससे पहले जो भी कॉल आई थी, उन्होंने क्लासिकल का जिक्र किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा खून थोड़ा जोश में कि मैं एक थोड़ा छोटा सा राग और दुरत उसका पोर्शन सुनाता हूँ। राग जोग कंस। तो बेशक ध्यान से, ये मुश्किल मैदान है।
लागे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, लागे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, लागे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, तोरी छब देखूं सुख पाऊं, तोरी छब देखूं सुख पाऊं, लागे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, लागे ना मोरा मनवा, लागे ना मोरा लागे ना मोरा मनवा किधर जाऊं, लागे ना मोरा किधर जाऊं, तोरी छब देखूं सुख पाऊं, लागे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं। मोरा मनवा में किधर जाऊं, लागे ना मोरा मन, लागे मोरा मन, लागे ना मोरा मनवा किधर जाऊं, लागे ना मोरा मन, लागे